जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जब वो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करता है तो हमारे लोगों को क्या लगता है, अरे यार ये तो हमारे आरक्षण का समर्थक है। हमारे लोग मानते हैं कि समर्थक है इसलिए उसके समर्थन में खड़ा हो जाते हैं। जब वो उसके समर्थन में खड़ा हो जाते तो समर्थन में खड़ा होते ही प्राइवेटाइजेशन का समर्थन हो जाता। प्राइवेटाइजेशन का जैसे ही समर्थन होता वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त हो जाता। प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करने से वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त पहले करना पड़ेगा और वर्तमान संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का समर्थन नहीं दोगे तो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण आपको मिलने वाला नहीं है। आपको पहले संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने का समर्थन करना होगा। कैसे? आपको पहले प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करना होगा। पहले प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करना होगा, बाद में प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण मिलेगा। मतलब पहले संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने का समर्थन करना होगा, पहले संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने का समर्थन करना होगा और पहले संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने का समर्थन करना होगा। उसके बाद आपको प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने का मामला चर्चा में लाया जाएगा। अभी सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? हमारे लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। उन्होंने क्या पढ़ा होगा? अरे प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण मिल रहा है, यानी ठीक से पढ़ती भी नहीं। क्या सोचा होगा? प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण मिल रहा है। अरे उसमें लिखा है, क्या लिखा है? प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की चर्चा शुरू करेंगे। पढ़ो ठीक से। 10 साल चर्चा चलेगी और 10 साल में चर्चा से ही 2 चुनाव जीत जाएंगे। चर्चा से। ये देने का कार्यक्रम नहीं, लेने का कार्यक्रम है। 8 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के। कांग्रेस के सामने साला संकट। प्राइवेटाइजेशन का कांग्रेस समर्थन कर रही है और SC ST OBC के वोट उसको चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर रही है और वोट हमारे चाहिए। कांग्रेस का संकट है, कैसे वोट? इसलिए कांग्रेस ने क्या चाला कि प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देंगे नहीं कहा। क्या कहा? चर्चा शुरू करेंगे। फिर उद्योगपतियों को बताया, विरोध कर देंगे। ये दाव पे समझने की कोशिश करो। उद्योगपति को बताया, विरोध कर देना। क्योंकि जब उद्योगपति विरोध करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन के आरक्षण के समर्थन में आंदोलन शुरू होगा। प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण के समर्थन में आंदोलन शुरू होगा। उद्योगपति के विरोध में और प्राइवेटाइजेशन के आरक्षण के समर्थन में। जब प्राइवेटाइजेशन के आरक्षण के समर्थन में आंदोलन शुरू होगा तो अपने आप ही प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में हो जाएगा। यानी जो लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में तब्दील हो जाएंगे और इस तरह से उनका प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में इस्तेमाल करना भी संभव होगा। वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्ति हो जाएगा और प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने का चर्चा चलेगा। चर्चा सरकार है, देने की बात नहीं कर रही। चाहे तो मेजॉरिटी है, कानून बना सकती है। अगर अंबानी ने और बजाज ने कहा कि हम हमारे उद्योग महाराष्ट्र से बाहर लेके जाएंगे, अगर केंद्र ने कानून पास किया तो बजाज और अंबानी अमेरिका जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? अगर केंद्र सरकार ने कानून पास किया, महाराष्ट्र ने कानून पास किया तो महाराष्ट्र से गुजरात जाएंगे, चलो ठीक है। केंद्र सरकार ने कानून पास किया, कहाँ जाएंगे? भारत से बाहर जाएंगे। ये दावपेच है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उद्योगपति और सरकार के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
एक कॉमन मिनिमम धोखेबाजी का कार्यक्रम कि बीजेपी ने मैक्सिमम धोखेबाजी की, कांग्रेस कह रही है हम मैक्सिमम नहीं करेंगे मगर मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम धोखेबाजी तो करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम नहीं करेंगे मगर मिनिमम धोखेबाजी जरूर करेंगे, करना ही पड़ेगा। ये जो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की चर्चा करना, ये मिनिमम धोखेबाजी का कार्यक्रम है। दो बातें और, काफी लंबा समय हो गया। साथियों, दो तीन बातें ही वैसे ये मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर एक वर्कशॉप लेकर 5-6 घंटा में सारे विस्तार से सारी बातें बताकर इसके कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स और उसका सारा का सारा रिकॉर्ड तैयार करके सारा बुकलेट फॉर्म में लोगों के सामने आ जाए ताकि विस्तार से सारी जानकारी लोगों को पता चले। और भी बहुत सी बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो वर्तमान संवैधानिक आरक्षण है, ये आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में हिस्सेदारी है। प्राइवेटाइजेशन में जो आरक्षण मिलेगा वो केवल नौकरी होगी, वो भी चपरासी की, चतुर्थ श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। एक बात ख्याल रखने का कि संवैधानिक आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, ये केवल नौकरी नहीं है। अगर ये नौकरी होती तो वो लोग इतना विरोध नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, न्यायपालिका भी वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र में शामिल है और इसीलिए उसने ये निर्णय दिया 99 में कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन 15(4) और 16(4) में लिखा है। 15 फंडामेंटल राइट है, 16 फंडामेंटल राइट है और रिजर्वेशन 15 और 16 में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं। सिद्ध है न्यायपालिका रिजर्वेशन के विरोधी षड्यंत्र में शामिल है। एक्सपोज करने के लिए अभियान हम लोग चला रहे हैं, ये भी ठीक से समझना होगा। तीसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। क्या कहते हैं हमारे बहुत सारे लोग कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम है, इसका विरोध करना संभव नहीं है, इसका कोई पर्याय नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा विचार करना मूर्खता है कि दुनिया विकल्पहीन है और दुनिया में एक ही विकल्प है। दुनिया में एक ही विकल्प है और उसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसा सोच मूर्खता की सोच है। दुनिया कभी भी विकल्पहीन नहीं होती, एक साथ दुनिया में कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एकमात्र विकल्प नहीं है। और जो लोग प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं, जानते हो, कैपिटलिज्म का समर्थन कर रहे हैं। ये भी ख्याल रखना, जो लोग प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म का समर्थन कर रहे हैं, और जो कैपिटलिज्म का समर्थन कर रहे हैं वो ये आशा करते हैं कि कैपिटलिज्म से उनको न्याय मिलेगा। नासिक में हम लोग कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मनमाड़ नासिक में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनमाड़ में रेलवे के कर्मचारियों के सामने जो भाषण किया था, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर अवेलेबल है। और वहाँ उनके भाषण में उन्होंने कहा कि इस देश में जो दलित शोषित कर्मचारी मजदूर है, उन लोगों के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणशाही, एक भांडवलशाही। जो लोग प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करने का मतलब है एक तरफ प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करना, दूसरी तरफ वर्तमान संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने के लिए उनको साथ सहयोग करना। हमारी ही साथ सहयोग से
वो वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की ही नीति में आपको बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाल गंगाधर तिलक का नाम लेकर बहिष्कृत भारत के एडिटोरियल में लिखा था। जब बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला था और जेल में डालने के बाद जब उनको बाहर लिया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार के अंदर एडिटोरियल लिखा, पुनश्च हरिहो, यानी जेल में जाने के पहले मैंने जो काम शुरू किया था वो फिर शुरू कर रहा हूं, पुनश्च हरिहो, एडिटोरियल लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने रेफरेंस देकर कहा, क्या रेफरेंस देकर कहा? ये रेफरेंस देकर कहा, उन्होंने जब पढ़ने के लिए गए और फिर वापस आए तो मुकनायक बंद पड़ गया था और बहिष्कृत भारत शुरू करना पड़ा, तो फिर उन्होंने लिखा, खास बात लिखी जो मैं आपको नीति के तौर पर है, पॉलिसी के तौर पर, तोंड उघडायचं असेल तर नाक दाबावं लागते। स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारे लोगों को साहित्य समझ में नहीं आता तो स्ट्रैटेजी कहां समझ में आएगी? साहित्य समझ में नहीं आता तो स्ट्रैटेजी कहां समझ में आएगी? नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही, आणि तोंड उघडायचं असेल तर नाक दाबा लागतं। अगर आप लोग प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण चाहते हो, अगर चाहते हो, ईमानदारी से चाहते हो, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण चाहते हो, उग्र विरोध करो प्राइवेटाइजेशन। अगर प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करते हो, मांग करना भिखारियों का काम है। भिखारियों को बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर अपने लिए चूज नहीं कर सकते। बेगर ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 रुपए की भीख चाहिए, 10 पैसा नहीं चाहिए। ये तो देने वाले की दया पर निर्भर करता है कि वो कितना देना चाहता है। इसलिए अगर प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण चाहते हो तो नाक दाबो। नाक दाबो तो क्या, नाक दाबोगे तो क्या होगा? मुंह खोलना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन का विरोध करो, जितना उग्र विरोध करते हो विरोध करो। जब प्राइवेटाइजेशन संकट में पड़ जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन बचाव करने के लिए आपको आरक्षण दे देगा। आगे बजाने की जरूरत नहीं है। समझो, बच्चों का खेल नहीं है आंदोलन, गिल्ली डंडू का खेल नहीं है। गिल्ली डंडू खेलने से आरक्षण मिल जाएगा। ये जो हम जो ये लड़ाई लड़े, बच्चों का खेल नहीं है, लड़ाई है। ये लड़ाई है, युद्ध। युद्ध है युद्ध नीति, रणनीति। रण का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध की नीति होती है। पाकिस्तान के विरोध में लड़ना है तो डंडा लेकर लड़ोगे क्या? वो तोप से लड़ रहा है, तुम डंडा लेकर लड़ रहे हो। युद्ध की नीति होती है और युद्ध की नीति में जो रणनीति बनाई जाती है उसकी लड़ाई, रण का जो कौशल होता है उसकी तरह लड़ना पड़ता है। बाबा साहब का ही मुद्दा बता रहा हूं। नाक दाबल्याशिवाय तोंड कोणी उघडत नाही। प्राइवेटाइजेशन के लोग अगर आपको आरक्षण दे, ऐसा लगता है, प्राइवेटाइजेशन को संकट में डालो, प्राइवेटाइजेशन को संकट में डालो। अगर प्राइवेटाइजेशन संकट में पड़ गया तो वो अपना बचाव करने के लिए खुद ही सामने आएगा। नाक दाबो तो मुंह खोलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लिए बगैर आदमी जिंदा रहता नहीं है। या तो नाक से ऑक्सीजन लोगे या तो मुंह से ऑक्सीजन लोगे। मुंह दबाओगे तो नाक से ऑक्सीजन लोगे, नाक दबाओगे तो मुंह से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो लेना पड़ेगा ना जीने के लिए। ज्यादा नहीं बता सकता, रणनीति की बात है, ज्यादा लंबा नहीं बता सकता, क्योंकि ये लड़ाई का ज्यादा मैं खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे इसकी हवा निकल जाएगी, नादान लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा बता रहा। नादानों को समझ में आ जाए ये भी नहीं बताने वाला था मैं, भारत में कहीं पर भी नहीं बताया, मगर नासिक में मुझे नादान लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई थी, इसलिए बता रहा हूं। ये जो लड़ाई का मामला है, ये लड़ाई का मामला है, इसलिए
बाबासाहेब आंबेडकर की जो नीति है, नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण के विरोधी है, वो भोले शंकर है। उनके ऊपर मैं केवल दया कर सकता हूँ, करुणा कर सकता हूँ। ऐसे भोले शंकर हमारे भाइयों पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, मगर जो लोग भोले भाले भाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में समाज को जरूर सोचना चाहिए, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो भोले भाले लोगों को सारी चीजें सारा विस्तार करके समझाने की बजाय वो केवल इमोशनल बातें उठाकर लोगों का केवल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। इसलिए साथियों, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करना, वर्तमान आरक्षण जो संवैधानिक है एक खत्म करने का जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र पूरा करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई, वो योजना क्या बनाई कि चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने से क्या होगा, अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस की बहुत सी जो संगठनाएं हैं वो चर्चा में शामिल होगी। जैसे ही चर्चा में शामिल होगी वो साजिश में शामिल हो जाएगी। जैसे साजिश में शामिल हो जाएगी उनके समर्थन से वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और जो लोगों ने एक प्राइवेटाइजेशन के समर्थन के नाम पर समर्थन दिया वो वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे। तो क्या हम इतने आसानी से बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और छत्रपति शाहू महाराज की 150 साल की लड़ाई ऐसे हवा में उड़ने देंगे? जो हमारे महापुरुषों की जो लड़ाई है हक और अधिकार की, ऐसी हवा में उड़ने देंगे? इसलिए साथियों, ये बहुत गहरी सूझबूझ से तरीके से योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र विफल करना होगा। ये विफल करने के लिए ही ये अभियान सारे देश भर में साथियों चलाया जा रहा है। इसलिए ये बात हम लोगों को समझना होगा। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ, तो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वामसेन केवल चर्चा करता है, एक्शन कोई नहीं करता है। तो साथियों, हमारे लोग हमसे एक्शन चाहते हैं और हम लोग एक्शन के कार्यक्रम पर अमल करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पहलवान को काजू खिला रहे हैं, दंड बैठक करवा रहे हैं, क्या के लिए? दिखाने के लिए? ऐसा है दिखाने के लिए पहलवान को काजू खिला रहे हैं। 2006 तक 550 जिलों में संगठन का जाल बनेगा, 5000 तहसीलों में जाल बनेगा। 2009 तक 6 लाख गाँव में जाल बनेगा। एक गांव में अगर 100 लोग तैयार करेंगे तो 6 लाख इंटू 100 बराबर 6 करोड़, 200 तैयार करो 12 करोड़, 250 तैयार करो 15 करोड़, 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का प्लान है। एक साथ 6 लाख गांवों से आंदोलन शुरू होना चाहिए, एक साथ, नासिक से नहीं, 6 लाख गांव से। 99 से इसलिए कार्यक्रम शुरू किया कि 2006 तक 550 जिलों में 5000 तहसीलों में हमारे संगठन का जाल बिछेगा। 2009 तक 6 लाख गांव में बिछ जाएगा। 10,000 पूर्णकालीन प्रचारक काम पर लगाए जाएंगे। 35 करोड़ रुपया इस पर खर्चा किया जाएगा। इस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का कार्यक्रम है और 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने के कार्यक्रम के लिए देश भर में जनजागरण का, महाजागरण का यह अभियान चला है। क्योंकि जो एक्शन होता है उसके पहले प्रबोधन होना चाहिए, प्रबोधन के बाद एक्शन होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में अपना कार्य आरंभ किया और जनता को 1927 को रास्ते पर उतारा। 11 साल क्या किया? क्या किया 11 साल?
बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो ना, बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाना चाहते हो ना। 1916 को बाबा साहब अम्बेडकर ने काम शुरू किया, 1927 को लोगों को रास्ते पर उतारा। 11 साल बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? 11 साल तक प्रबोधन किया, जागरण किया, और जब एहसास हुआ कि अब लोगों को रास्ते पर उतारा जा सकता है तो 1927 को 11 साल के बाद रास्ते पर उतारा। इतिहास का विश्लेषण करो। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से अगर सबक सीखना चाहते हो तो जो लोग साहित्य भी नहीं पढ़ते वो आंदोलन कहां से पढ़ेंगे? जो साहित्य भी नहीं पढ़ते वो आंदोलन कहां से पढ़ेंगे? इसलिए एक ही नुक्ता बता रहा हूं। 1916 को बाबा साहब अम्बेडकर ने काम शुरू किया, 1927 को लोगों को रास्ते में उतारा। और ये इतिहास गलत है तो देख लेना, छानबीन कर लेना। गलत है तो मुझे बता देना। 27 को लोगों को उतारा, 11 साल तक लोगों का प्रबोधन किया, जागरण किया। जागरण करने के बाद रास्ते पर उतारा। हम क्या कर रहे हैं? कोई नहीं बात कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों से सबक लेकर जो उन्होंने सिद्धांत प्रैक्टिकल में अपनाया और सिद्धांत पर अमल करके बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू करना था। 11 साल तैयारी की। हम बाबा साहब अम्बेडकर के कहे के अनुसार जो वो कहते हैं ये कारवा पीछे नहीं जाना चाहिए, ये कारवा आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कारवा 6 लाख गांव तक पहुंचाने की हमने योजना बनाई है तो ये कारवा पीछे लेने की बात नहीं है। 6 लाख गांवों में जाकर 15 करोड़ लोगों को आंदोलन में, ये आंदोलन भी आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन क्यों होगा? सरकार गोली मारेगी तो किसके ऊपर मारेगी? किसके ऊपर मारेगी? और गोली मारेगी तो सारी रात किस पर करेगी? 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का कार्यक्रम। ये जो जन जागरण का अभियान है, ये जो महाजागरण का अभियान है, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन की तैयारी का हिस्सा है, पूर्व तैयारी का हिस्सा है। पाकिस्तान भारत की लड़ाई बार बार नहीं होती है। जब लड़ाई पाकिस्तान की भारत की बार बार नहीं होती है तो भारत और पाकिस्तान जब लड़ाई नहीं करते हैं तो तैयारी करते हैं ना, तोप लेते हैं, वो फोर्स तोप लेते हैं, मिसाइल लेते हैं, अग्नि मिसाइल लेते हैं, तैयारी करते हैं। जब लड़ाई नहीं करते हैं तो तैयारी करते हैं। और तैयारी काहे के लिए करते हैं? लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। हमने डिसाइड किया कि हमको लड़ाई करना है, संघर्ष करना है, जन आंदोलन करना है। जन आंदोलन करने के लिए ये सारी देश भर में तैयारी चल रही है। ये जो तैयारी का कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, ये जो भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, ये सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, बनाया दूसरा कार्यक्रम जिसमें 6000 जातियों को जोड़ने का कार्यक्रम है। एक भौगोलिक नेटवर्क, एक 6000 जातियों को जोड़ने का सोशल नेटवर्किंग। जब 6 लाख गांवों से आंदोलन शुरू होगा, 6000 जाति के लोग उस आंदोलन में हिस्सेदारी करेंगे। ये तय किया जाएगा कि 6000 जाति के लोग उसमें शामिल होने चाहिए। तो ये 15 करोड़ लोगों के मोबिलाइजेशन का कार्यक्रम चलेगा। ये जो कार्यक्रम चलेगा, इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, इस आंदोलन को तैयारी करने के लिए और विशाल आंदोलन को खड़ा करने के लिए आप सभी लोगों का, नासिक के लोगों का भी साथ सहयोग अपेक्षित है। जो साथ आएगा उसको साथ में लेकर, जो साथ नहीं आएगा उसको शुक्रवार का निमंत्रण देकर, कोई बात नहीं, शुक्रवार को आएगा। आज कौन दिन है? रविवार। कोई बात नहीं, शुक्रवार को आएगा। अगर रविवार को नहीं आया तो कोई बात नहीं है, शुक्रवार को आएगा। और शुक्रवार को नहीं आया तो अगले जुम्मे को आएगा, कोई बात नहीं, अगले जुम्मे को आएगा। और अगर कोई अगले जुम्मे को नहीं आएगा तो अगले साल के जुम्मे को आएगा। और आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इधर अटल बिहारी है जूता लेके, इधर सोनिया गांधी है जूती लेके, जूता और जूती। अगर उधर जाओगे तो एक तरफ जूता है, एक तरफ जूती है। इसके बावजूद भी मैं समझा रहा हूं, मेरे साथ आप। अगर मेरे साथ आने की बजाय उधर गए, उधर क्या है? जूता है, जूती है। 56 साल का इतिहास है, जूता है और जूती है। इसके बावजूद भी अगर उधर गए तो जूता खाना होगा। और जब फिर जूता पड़ेगा तो जूता पड़ने के बाद फिर आ जाओगे, कोई बात नहीं। अगर जूता खाकर आते हो तो भी कोई बात नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन
नहीं है। अगर जूता खाकर आना चाहते हो तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे तो मैं समझाकर साथ लेना चाहता हूं। जो समझाकर साथ में नहीं आता है वो जूता खाकर जरूर साथ आएगा, यकीन के साथ साथ आएगा। विश्वास है, यकीन है, आएगा। क्योंकि आएगा नहीं तो जाएगा, जाएगा। एक ही अल्टरनेटिव है, एक ही विकल्प है, एक ही पर्याय है। किस बात का पर्याय है? अपना उद्धार हमें खुद ही करना होगा। इस बात का कोई विकल्प नहीं है, इस बात का कोई पर्याय नहीं है। हमें अपना उद्धार खुद ही करना होगा। अपना उद्धार करने का कोई पर्याय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। समस्याएं हमारी तो समाधान भी हमको ही करना होगा। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी। समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी करने वाला नहीं है। समाधान सोनिया गांधी करने वाली नहीं है। क्यों? जो समस्याओं के निर्माता है वो समाधान करने वाले नहीं है। जो समस्याओं के निर्माता है वो समाधान करने वाले नहीं है। समस्याएं आपकी है तो समाधान भी आपको करना होगा। अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हो खुद ही संगठित होना होगा, शक्ति का निर्माण करना होगा, अपनी शक्ति का संयोग करके अपनी शक्ति से अपना उद्धार करना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। और आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। ऐसे गीता में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर संकट आया तो आऊंगा। लिखा है, गीता में लिखा है अगर संकट आया तो आऊंगा। मगर मैं कहता हूं, मैं जानता हूं कोई भी आने वाला नहीं है। यकीन ना हो तो स्टैम्प पेपर पर मेरे से लिखवा लेना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर यकीन नहीं है तो तेलगी का स्टैम्प पेपर ले आऊंगा, तो जगह यकीन हो जाएगा। अगर ये भी नहीं चलेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का स्टैम्प पेपर ले आओ, मेरे से लिखवा लेना। कोई भी आने वाला नहीं है आपका उद्धार करने के लिए। आपको खुद ही उद्धार करना होगा। कोई आपका उद्धार करने के लिए आने वाला नहीं है। जिसको तुम प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग कर रहे हो, वो मांग जिसको कर रहे हो वो उद्धार करने वाला नहीं है। गांठ बांध लेना। चाणक्य ने चूटी में गांठ बांधी थी, तुम दिमाग में गांठ बांध देना कि कोई भी तुम्हारा उद्धार करने के लिए आने वाला नहीं है। गीता में लिखो या कहीं पर भी लिखो, कोई आने वाला नहीं। मगर मान लो थोड़ी देर के लिए, बहस के लिए, अपघात हो, एक्सीडेंटल आ गया। गीता में लिखा हुआ है कि वो संकट आएगा तो आऊंगा। तो हमारे लोग राह देख रहे कोई आएगा, कोई आने वाला नहीं। अपघात से अगर आ गया, अपघात से अगर आ गया, आने वाला नहीं है। एक्सीडेंटल अगर आ गया, काय के लिए आ जाएगा? काय के लिए आएगा? शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दुर्जनों का नाश करने के लिए आएगा। शास्त्र में लिखा है दुर्जनों का नाश करने के लिए आएगा। और दुर्जन शास्त्रों ने किसको कहा है? आपके पुरखों को जो बहुत से नाम धर्म शास्त्रों ने दिए उसमें दुर्जन भी एक नाम है। आपके पुरखों को जो बहुत सारे नाम दिए गए उसमें दुर्जन भी एक नाम है। अगर दुर्जन का नाश करने के लिए आएगा तो आप लोग वर्तमान दुर्जनों की संतान हो। अगर दुर्जनों का नाश करने के लिए आएगा तो याद रख लेना आप वर्तमान दुर्जनों की संतान हो, अर्थात आप वर्तमान दुर्जन हो। और अगर आ गया तो उद्धार करने के लिए नहीं आएगा, आपका सर्वनाश करने के लिए आएगा। इसलिए आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। आपको खुद ही जागृत होना होगा, खुद ही संगठित होना होगा, शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति का प्रयोग करके अपना उद्धार खुद ही करना होगा। इस बात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। याद कर, अपना उद्धार खुद ही करना होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर, गाढ़ बांधकर जितने लोग यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं वहां तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। जो आए हैं उनकी जिम्मेवारी, जो नहीं आए हैं उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए ये बात मैं आपको अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
साथियों, एक सूचना है, हमारे जो कार्यकर्ता है उनके भोजन की व्यवस्था इसी हॉल में की हुई है। तो भोजन के कूपन यहाँ पर उपलब्ध है। 15 रुपए देकर भोजन का कूपन लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने यहीं पर हॉल के अंदर ही भोजन लेना चाहिए। और भोजन होने के तुरंत बाद दूसरा सेशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि भोजन जल्द से जल्द